हे गाइस, दिस इज पी टैगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं अपनी टाइमलाइन से हट के एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आप सबको हैरत हो रही होगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अपने टाइमलाइन को कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ और वैसे भी अब हम सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक के बहुत ज़्यादा करीब हैं। लेकिन अभी मार्वल में रिसेंटली एक नई स्टोरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है जो कि मार्वल ज़ॉम्बीज रिजरेक्शन। और ये मेरे ख्याल में एक ऐसी स्टोरी है जिससे हमारी टाइमलाइन के ऊपर ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये स्टोरी हमारी यूनिवर्स 616 की नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स की है और ये मल्टीवर्स के अंदर कहीं और ये इवेंट हैपन हो रहा है। तो इसलिए इससे हमारी टाइमलाइन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, सिर्फ जस्ट हम मज़े के लिए इस स्टोरी को अभी रीड कर सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने सोचा कि इस स्टोरी का भी आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाए, क्योंकि मैंने इसका पहला ही अभी तक इशू पढ़ा है और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और मुझे नहीं पता अभी तक कि इसके तकरीबन कितने और इश्यूज आने वाले हैं। लेकिन जैसे कि पहला इशू आ चुका है तो मैंने सोचा कि इसको अपने चैनल पे एक्सप्लेन करना ही होगा। और ये मेरे ख्याल में तकरीबन 30 पेज का एक इशू है जो कि मेगा इशू है और इसके अंदर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और वैसे भी मैंने अपने चैनल के ऊपर एक पोल डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों के मोस्टली वोट्स यही आए थे कि मुझे ये टॉपिक जो है अपने चैनल पे शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग की रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं आप लोग के साथ आज लेकर आया हूँ मार्वल ज़ॉम्बीज रिजरेक्शन 1। गाइस, अपने माइंड में ये बात रखिएगा कि ये अभी जो है ऑन गोइंग सीरीज है, इसके सारे इश्यूज रिलीज नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ ये मत कहिएगा कमेंट में कि अगला इशू फौरन नेक्स्ट डे डाल दो। जैसे इश्यूज का रिलीज होते जाएंगे मैं वैसे वैसे इसकी वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस तरह का और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो गाइस, चलिए इस ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात तो जाहिर है कि हम सबको एक बहुत ज़बरदस्त तरह की भूख है और वो भूख एक एक्साइटिंग नॉलेज की हो या फिर कोई ऐसे सीक्रेट की हो जो हमसे छुपा हुआ हो या फिर एक ऐसी डिस्ट्रक्शन की हो जिसको हम अपने गले खुद लगाना चाहते हों। लेकिन ये सब जो है एक बोतल के अंदर कैद हैं। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं डायरेक्टली 4 येंसी स्ट्रीट जो कि बेसिकली फैंटास्टिक 4 का घर है और हम देखते हैं यहाँ पे बीस्ट, आयरन मैन, टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका बैठे हुए हैं। और वहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक आते हैं और बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरे कहने पे इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए। तो पीस बोलता है कि रीड, तुम्हारे वाईफाई के पासवर्ड हमेशा इतने लंबे क्यों होते हैं यार। तो वहीं पे टोनी स्टार्क अपनी वॉच में से उसके वाईफाई को हैक करते हुए बोलता है कि बीस्ट, अब चेक करो ज़रा। तो बोलता है कि हाँ हाँ बहुत शुक्रिया, लेकिन कंप्लेन मेरी अभी भी रीड से वही है। और क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि इतने अर्जेंटली क्या ऐसा काम पड़ गया था जो तुमने हमें इस तरह से बुला लिया फ़ौरन। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे डर है कि ये एक मीटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और मुझे तुम लोगों से फ़ौरन बात करनी ही थी। अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे पहले की बात है कि कैप्टन मार्वल ने हमें एक मैसेज भिजवाया था डीप स्पेस सर्विलेंस के अंदर से और उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा। और हम देखते हैं इस तरह वो कैप्टन मार्वल जो हैं उनका एक मैसेज हमें सुनाते हैं अपने लैपटॉप के अंदर और वो मैसेज होता है, रीड, अपनी टीम को इस कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर जल्द से जल्द लेकर आओ, मुझसे यहाँ पे आके मिलो। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ लेकिन तुम्हें अपनी टीम को यहाँ पे आना पड़ेगा, आओ और देखो। और इस तरह हम देखते हैं कि उनकी आवाज़ जो बार बार कट रही होती है और अचानक ही ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाता है। तो वहीं पर टोनी बोलता है कि वैसे मुझे माफ़ करना रीड, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये बताओ कि अब हम इस मैसेज का करें क्या। इसमें तो मुझे कुछ भी ख़तरा या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लग रही है जो हमारे काम की हो। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो स्टार्क, लेकिन इस ट्रांसमिशन के फ़ौरन बाद ही मैंने अपने वर्चुअल इमेजिंग ड्रोन्स को जो है इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आगे भेज दिया जहाँ से कैप्टन मार्वल ने ये हमें मैसेज सेंड करा था। और ये इमेज थोड़ी सी ग्रेनी है लेकिन तुम देखो तो तुम समझ जाओगे कि हमारा इसमें इंटरेस्ट ज़रूर बनता है। तो वहीं पर टोनी बोलता है कि क्या ये तस्वीर गैलेक्टस की है। तो वहीं पर रीड रिचर्ड्स बोलते हैं कि हाँ ये वही कोऑर्डिनेट्स हैं और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे ठीक सोलर सिस्टम के बाहर हैं। ये गैलेक्टस जो है हमारी अर्थ की तरफ आ रहा था। तो बीस्ट बोलता है कि था से तुम्हारा क्या मतलब है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल था, क्योंकि वो ज़रा सा भी हिल नहीं रहा है। तो वहीं पर कैप्टन बोलते हैं कि क्या मतलब हिल नहीं रहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कहीं वो मर तो नहीं गया। तो वहीं पर टोनी बोलता है कि गैलेक्टस जो है एक गेम चेंजिंग टैग था, वो पूरी की पूरी एक टैग की दुकान था और वो मर चुका है। और बीस्ट उसकी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अगर गैलेक्टस मर चुका है तो हमें वहाँ जाके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा, इससे पहले कोई और लोग उसकी बॉडी में से चीज़ें हार्नेस करना शुरू कर दें, जैसे कि कैरेक्टर या ग्रैंड मास्टर वगैरह। तो कैप्टन बोलते हैं कि खैर हमें अभी तक इस बारे में नहीं कंफर्म है कि वो मर चुका है। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि वैसे अगर हम इस पूरी इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दें जो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, सिनेरियोस के मुताबिक गैलेक्टस कभी भी जो है जिंदा भी होता तो वो अर्थ की तरफ नहीं आता, अब वो हमारे लिए थ्रेट नहीं रहा है। लेकिन अगर वो यहाँ पे आने की सोचता भी तो वो कोई एडवांटेज देखता और मुझे यहाँ पे अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये इस फैक्ट पे अगर गौर किया जाए कि वो अर्थ की तरफ आते आते रुक गया है तो ये मेरा ओपिनियन यही है कि हमें इसके ऊपर छानबीन ज़रूर करनी चाहिए। और अगर गैलेक्टस सच में मर चुका है तो हाँ हमें जो है किसी भी थर्ड पार्टी को रोकना होगा कि वो उसकी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को हासिल करे। तो टोनी बोलता है कि हाँ बिल्कुल,
क्योंकि वो हम हासिल करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे बीच बोलता है कि मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए इसकी बॉडी के साथ। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि अनदर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो यहाँ पे हमारी शायद मदद करने के लिए आ रहा था, वो शायद कोई मैसेज लेकर आ रहा था। रीड रिचर्ड बोलते हैं देखो इस वक्त हमें सिर्फ एक ही बात पता है और वो ये कि हमें इस बारे में और जानना होगा, हमें वहाँ ऊपर जाना होगा। मैं तुम लोगों के हैवी हिटर्स मांग रहा हूँ। मेरी टीम जो है वहाँ पे चाहे तो अकेले भी जा सकती है, लेकिन ये मुझे जो है अपनी टीम से कुछ ज़्यादा का काम लग रहा है। तो वहीं पे कैप्टन अमेरिका फौरन बोलते हैं कि नहीं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर टोनी को इसमें अग्री होने में थोड़ी सी मुश्किल है तो कोई बात नहीं, वो अपने डिफरेंसेस रीजंस तुम्हारे साथ शेयर कर लेगा, लेकिन मेरी एवेंजर्स की टीम वो तुम्हारे साथ है। बीस्ट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे एक्स-मैन भी तुम्हारे साथ हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि वेल अगर हमारी कंडीशन देखी जाए तो अभी हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 4 ही लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी इनफ होंगे। रीड रिचर्ड बोलते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी इस बात के ऊपर राज़ी हो गए फ़ौरन, लेकिन प्लीज़ आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये मिशन हमारे लिए कम्प्लीटली अननोन है। हमें नहीं पता कि ऊपर किस तरह का ख़तरा हो सकता है और हमें क्या चीज़ मिले और हम कितने टाइम तक वहाँ पर रहने वाले हैं। तो इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए आप लोग अपने घर में बता के फिर ही आएगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हम इस मामले को जल्द से जल्द निपटा दें। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, मैग्नीटो, मैजिक, बीस्ट, एवेंजर्स, थॉर, वॉर मशीन, सारे लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं क्योंकि ये लोग सब जा रहे हैं स्पेस में गैलेक्टस की बॉडी को फाइंड आउट करने के लिए कि वहाँ पे हुआ क्या है, कि वो हिल क्यों नहीं रहा। तो वहीं पे जॉनी स्टॉर्म मैजिक से पूछता है कि मैजिक क्या तुम डर रही हो? तो बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बोलता है जॉनी हाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेस मिशन को इतना भी ज़्यादा नर्वस नहीं होता है। तो बोलती कि हाँ मुझे पता है, और मैं जिस टाइम पे अपनी ज़िंदगी गुजार कर आई हूँ तो स्पेस तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर ही होगा। तो जॉनी बोलता है हाँ मैं बस तुम्हें यही कहना चाह रहा था कि डरने की ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि हम फैंटास्टिक फोर तो हर वक्त स्पेस में जाते रहते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा। तो वहीं पे सू स्टॉर्म्स को मारते हुए बोलती कि बस कर दो मेरे भाई, तुम कितना पकाते हो। और इस तरह वो लोग वहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, लेकिन वहीं पे रोडी बोलता है कि वेपन्स हॉट, हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं सामने एक बॉडी होती है स्पेस के अंदर। मैजिक पूछती है क्या ये वही है? तो कैप्टन बोलते हैं कि इलियाना तुम रेडी रहो इस जहाज़ को टेलीपोर्ट करने के लिए अगर हमें यहाँ से हिलने की ज़रूरत पड़ी। एरिक क्या तुम इस बॉडी का हमें एक बेहतर लुक दिखा सकते हो? तो मैग्नीटो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और इसी तरह मैग्नीटो अपनी पावर इस्तेमाल करता है और उसकी बॉडी को हिलाता है, और हम देखते हैं कि बेसिकली जब वो उसकी बॉडी को हिलाता है तो सच में वो गैलेक्टस ही होता है जो कि मर चुका है। और यहाँ पे बेसिकली हमारे सामने एक बहुत बड़ी बॉडी नज़र आ रही होती है गैलेक्टस की, जो कि बिल्कुल बेजान पड़ी हुई है। वहीं पे लोगन बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक है, वो मर चुका है बिल्कुल, उसके अंदर ज़रा सी भी जान नहीं रही अब। वहीं पे थॉर बोलता है कि हाँ, और ये मौत उसकी आसान मौत नहीं थी, ये उसका चेहरा देख के मैं बता सकता हूँ। रीड बोलते हैं कि कैप्टन मार्वल के मैसेज के मुताबिक यहाँ पे और भी लोग आते ही होंगे, हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा। बैन ग्रिम बोलता है कि ठीक है रीड, टोनी तुम लोग जो हो गैलेक्टस के टुकड़े उठाओ और काम पे लग जाओ। इसी तरह आयरन बोलता है कि ठीक है बिल्कुल। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है लोगन की कि गाइज हम लोग पार्टी में लेट हो गए हैं। तो टोनी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? बोलता है कि वो देखो उसके मुंह के अंदर कोई वहाँ से झांकने की कोशिश कर रहा था, हमें देख के वो फौरन छुप गया। तो आयरन मैन बोलता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो लोगन? तो बोलता है कि 100% वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर मौजूद है। तो आयरन मैन बोलता है कि चलो भाइयों जल्दी से करो, हमसे पहले यहाँ पे कोई पहुँच चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहीं पे कैप्टन बोलते कि रोडी तुम नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको। तो रोडी बोलता कि कहीं कैप्टन आप मुझे यहाँ पे सिर्फ जहाज़ उड़ाने के लिए तो नहीं लेकर आए थे? तो कैप्टन बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेकर आया था क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था कि तुम वो हार्ड चीज़ कर पाओगे जो कोई और नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस जहाज़ के अंदर मौजूद रहो, हमारी तरफ से अगर कोई कांटेक्ट ना हो या कोई परेशानी नजर आए तो तुम इस जहाज़ को लेकर अर्थ पे वापसी लौट जाओगे, या फिर इस गैलेक्टस की बॉडी के इतने टुकड़े करोगे कि इसमें से कोई चीज़ कोई हासिल ना कर सके और हमारी परवाह किए बगैर यहाँ से चले जाओगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं गैलेक्टस के मुंह के अंदर पहुँचते हैं और उसके दांत के ऊपर खड़े हुए होते हैं, और इस तरह वो लोग उनके मुंह के अंदर घुसना शुरू करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और वुल्वरीन वगैरह शामिल होते हैं। और आयरन मैन बताता है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स है। वहीं पर कैप्टन बोलते हैं कि हमारे कॉम्स जो हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई इंटरफेरेंस ज़रूर है। वहीं पर लोगन अपना मार्क्स उतारता और बोलता है ये स्मेल इसकी बॉडी के अंदर से आ रही है जो कि मर चुका है, लेकिन यहाँ पे सांस ली जा सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई और स्मेल भी है, और ये स्मेल सड़ने की नहीं बल्कि किसी और चीज़ की है, और इस स्मेल को मैं पहले सूंघ चुका हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस चीज़ की है। तो वहीं पर रीड रिचर्ड बोलते हैं कि अमेजिंग। तो आयरन मैन पूछता है कि क्या हुआ रीड, बताओगे कुछ? तो रीड रिचर्ड्स बोलते हैं कि गैलेक्टस बेसिकली लोगों को उसी नज़रिए से दिखता है जिस तरह के वो लोग होते हैं, मतलब अगर हम ह्यूमन हैं तो हमें गैलेक्टस ह्यूमन फॉर्म में नज़र आता है, चित्तोरी को गैलेक्टस चित्तोरी की फॉर्म में नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें मरने के बाद भी जो है गैलेक्टस अपनी ह्यूमनॉइड बॉडी में नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि वो मरने के बाद भी उसकी जो पर्सपेक्टिव है वो कायम है, और ये बात देख के मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है।
और वहीं पे जॉनी बोलता है कि हे, हम यहाँ पर आराम से सांस ले सकते हैं, तो अब क्या तुम बताओगे कि हमें किस तरफ जाना है और क्या काम करना है। तो वहीं पे बोलता है कि हाँ, मुझे माफ़ करना, मैं बातों में लग गया, हमें जो है लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ कुछ हीट सिग्नेचर्स नज़र आ रहे हैं और हम वहाँ जाके जो है अपने टिश्यूज़ वगैरह और टैग को कलेक्ट करेंगे और बाकी जो लोग हैं वो दूसरे रास्ते जाएंगे। लेकिन हमें जो है गैलेक्टस का बायोमैटर उसको भी कलेक्ट करना होगा अपने लिए। अगर हम गैलेक्टस की जो बची कुची एनर्जी है इसके अंदर किसी तरह टैप इन कर लें और इसका सोर्स जान लें तो फिर हमारे लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो कैप्टन बोलता है कि ठीक है रीड, टोनी, तुम लोगों को और तुम्हारी टीम को जिस चीज़ की भी ज़रूरत है यहाँ से लो और जल्दी से चलने की तैयारी करो और हम लोग यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। तो वहीं पे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मैजिक बोलती है कि मैं समझ रही थी कि ये एक मुश्किल मिशन होने वाला है, ना कि हम लोग यहाँ पे बैठ के फैंटास्टिक फोर और बाकियों की बेबी सिटिंग करेंगे। तो कैप्टन बोलते हैं कि इस बारे में मैं आपसे बहस नहीं करना चाहूँगा मिस रेस्पुटिन, ये हमारी जॉब और हमें इसको अंजाम देना ही होगा। तो वहाँ पे बीस्ट मुस्कुराते बोलता है कि हाँ, हमारी जॉब, जिसमें हम कुछ टिश्यूज़ के सैंपल टैग चुराएंगे और फिर इस बॉडी को उड़ा डालेंगे। सच में ये बहुत हीरोइक है। लोगन बोलता है कि देखो, मुझे अभी भी फीलिंग आ रही है कि यहाँ कोई ना कोई ज़रूर मौजूद है हमारे साथ। तो वहीं पे मैजिक और वुल्वरीन आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ देखने के लिए और मैजिक बोलती है कि यार तुम्हें क्या लगता है लोगन कि गैलेक्टस की इस तरह की हालत कौन कर सकता है। तो लोगन बोलता है कि कौन जाने, लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो तुम्हारा भाई और मैं बहुत सारे स्पेस मिशन में एक साथ जाया करते थे। शुरू में तो मुश्किल लगता था लेकिन हम दोनों एक दूसरे का साथ देते थे और अब तुम उसकी जगह आ गई हो, लेकिन तुम्हें किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो जो कि मुझे लगता नहीं है तुम्हें चाहिए होगी, लेकिन मैं तुम्हारे हमेशा पीछे हूँ। तो वो बोलती है कि अच्छा तुम मेरे पीछे हो, ये तो बहुत क्यूट है। लेकिन वहीं पर लोगन दोबारा सूंघना शुरू करता है क्योंकि उसको शक हो रहा होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है। और लोगन बोलता है सूंघते हुए, ओह नो। तो मैग्नीटो पूछता है कि क्या हुआ, कुछ मिला तुम्हें। तो लोगन चिल्लाते बोलता है कि मुझे याद आ गया, ये महक किस चीज़ की है, मैं जान चुका हूँ। इलियाना, हर किसी को यहाँ से लेके जाओ फ़ौरन, अभी इसी वक्त। और लेकिन पीछे से एक आवाज़ आती है अजीब सी कि लोगन तुम मेरी तरफ आओ। तो इलियाना चीखती है कि कौन है वहाँ पे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग सब अपने वेपन्स रेडी करते हुए खड़े हो जाते हैं और वो बोलती है कि आओ मेरी तरफ और ख़ुद देख लो। और हम यहाँ से रीड की टीम के पास शिफ्ट होते हैं जो वहाँ पे सैंपल्स वगैरह कलेक्ट कर रहे होते हैं। और सू स्टॉर्म बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें गैलेक्टस के अंदर इस तरह से घूमना चाहिए और घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से ये सब समेट के घर चले जाना चाहिए। हमें जो चाहिए था वो हमने देख लिया है। तो द थिंग बोलता है कि हाँ, मैं सू की इस बात पे बिल्कुल राजी करता हूँ, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ पे हमारे लिए और हो भी क्या सकता है। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि वेल रीड, तुम ठीक कह रहे थे, गैलेक्टस के अंदर अभी भी थोड़ी सी बची हुई एनर्जी है और मुझे लग रहा है कि वो एनर्जी उसके किसी किस्म की लाइफ सपोर्ट के लिए काम कर रही है, वो एक लाइफ सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो रीड टीचर बोलता है कि हाँ, और गैलेक्टस की बॉडी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी को अंदर से खाली कर दिया गया है, वो एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर दी गई है और उसके अंदर कोई बहुत टाइम से रह रहा है, मतलब उसकी लाश के अंदर। और मुझे भी यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जो इसकी एनर्जी है ये किसी किस्म की पावर कॉस्मिक नहीं लग रही है, बल्कि ये कोई अलग ही चीज़ है और ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव कर रही है, जैसे कि एक ऑर्गन हो और ये अपना खुद का करंट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सामने से हमारी तरफ एनर्जी आ रही है। जॉनी, क्या तुम यहाँ पर अटैक करोगे? और इसी तरह हम देखते हैं कि जॉनी स्टॉर्म वहाँ पे अटैक करता है और बोलता है कि चलो फिर ठीक है, देखते हैं इस पर्दे के पीछे क्या है। लेकिन वहीं पर लोगन चिल्लाता है कि मैंने तुम लोगों से कहा इलियाना कि तुम सबको लेके यहाँ से फौरन निकल जाओ, मैं जान चुका हूँ ये किस चीज़ की स्मेल है। और वहीं पर हम देखते हैं कि कैरल डानवर्स यानी कैप्टन मार्वल, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, उनकी आंखों से खून, उनके कपड़े फटे हुए, वो एक तरह की ज़ॉम्बी लग रही होती हैं। वहीं पे इलियाना बोलती है कि ये तो कैरल है, इसको आखिरकार हो गया। तो लोगन बोलता है कि नहीं, ये कोई कैरल नहीं है, अब कैरल नहीं है। तो थॉर बोलता है कि हम इसको घर ले जा सकते हैं, हम इसको अभी भी बचा सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो लोगन चिल्लाता है कि तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ये ऑलरेडी मर चुकी है, इसने जब हमें बुलाया ये तभी मर चुकी थी। कैप्टन बोलते हैं कि मैजिक, हम सबको आयरन मैन की पोजीशन के पास टेलीपोर्ट करके ले जाओ। और लोगन बोलता है कि हाँ, तुम सब यहाँ से निकलो और इस डिस्क को ओपन रखना, मैं इसका काम तमाम करके आता हूँ तुम लोगों के पास। अब मुझे याद आ गई ये फ्रीक कि ये स्मेल किस चीज़ की थी। तो वहीं से कैप्टन मार्वल बोलती है कि नहीं लोगन, तुम हम जैसों को कभी जान ही नहीं सकते हो, हम जो हैं एक नई चीज़ हैं। लेकिन वहीं पे देखते हैं इलियाना जो है वो आती है और अपनी तलवार से कैप्टन मार्वल को काट देती है। और वहीं पे लोगन चिल्लाता है कि इलियाना, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा कि तुम यहाँ से इनको लेके निकलो। तो इलियाना बोलती है कि ये द कैप्टन मार्वल थी, मैं इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि ग्रूट वहाँ पे आता है और बोलता है कि वी आर ग्रूट, और वो जो है मैजिक को पकड़ के खींचता हुआ ले जा रहा होता है। और लोगन चिल्लाते हुए उसके पीछे जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों का सर काट दूंगा, आखिरकार तुम लोग क्या चीज़ हो। लेकिन वहीं पे और भी आवाज़ें आती हैं और भी लोग आते हैं, हम तुम्हें जानते हैं लोगन, और जल्दी हम तुम सबको भी जान जाएंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिसमें बेसिकली स्क्रल के लोग भी मौजूद होते हैं, शियार के लोग भी मौजूद होते हैं, वहाँ में गमोरा भी नज़र आ रही होती है
और जो स्पेस की टीम्स हैं, दूसरी जो स्पीसीज है, वो हमें सब यहाँ पे नजर आ रही होती है। यहाँ पे क्री के लोग भी नजर आ रहे होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं और वो सब लोगन के ऊपर हावी हो रहे होते हैं। तो वहीं पे जो है जॉनी वो दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि ठीक है, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सू अभी भी रीड को यही समझा रही होती है कि देखो, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है रीड, हम इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं और घर चलते हैं। तो रीड बोलता है कि देखो हनी, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इतनी दूर आया हूँ, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा मिलने वाला है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग जब उस होल के अंदर घुसते हैं तो वो लोग थोड़े से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत अजीब व गरीब स्विमिंग पूल टाइप की चीज़ बनी हुई होती है जिसके अंदर लाल कलर का खून उबल रहा होता है और वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। तो सब रीड से पूछते हैं कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। तो रीड बोलते हैं कि सर्टेनली ये वो चीज़ नहीं है जिसको मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। और वहीं पे सू बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि इस चीज़ के अंदर कोई चीज़ मौजूद हो सकती है? लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि उस पूल के अंदर से एक अजीब व गरीब इंसान निकलता है और वहाँ पे वो सब लोग डर जाते हैं कि आखिरकार ये है क्या। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सिल्वर सर्फर होता है। और वो बोलते हैं कि सर्फर, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन हम देखते हैं सिल्वर सर्फर का जो सिल्वर कलर होता है वो एक पेंट की तरह बहता हुआ गिर रहा होता है और उसके अंदर से उसकी खाल, उसका ज़ॉम्बीफाइड वर्जन नजर आ रहा होता है। और वो भी सिर्फ यही बात बोल रहा होता है कि आओ और देख लो, आओ और देख लो। और इसी तरह वो जॉनी स्टॉर्म के ऊपर कूदता है और उसको काटना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ लोगन की टीम के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने खतरनाक किस्म का अटैक कर दिया होता है। यहाँ पे हम हर तरह के ज़ॉम्बीज़ देख रहे हैं, वो चाहे शियार का हो, ब्रूड रेस का हो, क्री का हो, स्क्रल का हो, कहीं का भी हो। यहाँ पे हर किस्म के लोग जो हैं अब ज़ॉम्बीज़ की तरह हमें नजर आ रहे हैं और इन लोगों की टीम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वहीं पर कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि थॉर, तुम जल्द से जल्द अपनी शिप के ऊपर लौटो। तो थॉर बोलता है कि नहीं, मैं तुम सबको यहाँ पे गिरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कैप्टन बोलते हैं कि अगर तुम शिप तक नहीं पहुंचे तो हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें रोडी को कहना होगा कि इस चीज़ को जल्द से जल्द उड़ा दे जो भी कुछ बचा कुचा है। तो थॉर बोलता है कि कैप्टन, आप मुझे यहाँ से भगोड़ा बना रहे हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आप जानते हैं। तो कैप्टन बोल रहा है कि मैं समझता हूँ कि तुम मिडगार्ड के डिफेंडर हो, तुम उसकी प्रोटेक्शन करते रहोगे, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? तो वहीं से थॉर अगले पल जो है अपना रास्ता साफ करते हुए अपने हैमर को लेता है और सबको चीरता हुआ वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो गैलेक्टस के मुंह के पास पहुँचता है तो वहाँ पे एक और आदमी खड़ा होता है और वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि ज़ॉम्बीफाइड ग्लैडिएटर खड़ा होता है। और ग्लैडिएटर शियार एम्पायर का एक बहुत ही ज़बरदस्त हीरो है जिसके पास इतनी पावर है कि वो थॉर से आराम से लड़ सकता है और थॉर उसको देख के गुस्से में आ जाता है। और इसी तरह दूसरी तरफ टोनी की टीम जो होती है उसके ऊपर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक करना शुरू कर दिया होता है। जॉनी स्टॉर्म वहाँ पे गिर चुका होता है और सू उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रीड बोलते हैं कि सू, अब वो मर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं अगले पल जो है जॉनी उठता है और बोलता है कि सू, हमने जो सोचा था ये बिल्कुल वैसा नहीं है, आओ मेरी तरफ और इसको देखो। लेकिन वहीं पे बैन जो है वो उसके मुंह पे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और वो बैन बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वहीं पे बैन बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं जितनी देर हो सकेगी इनको रोक के रखूँगा। तो रीड बोलते कि नहीं बैन, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो द थिंग बोलता है कि देखो, बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम लोग घर जाओ अभी के अभी। और इसी तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो सू स्टॉर्म को लेके वहाँ से निकल रहे होते हैं और वो चिल्ला रही होती है जॉनी के लिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि नोवा आता है और द थिंग के सामने मुकाबला करता है। तो वहीं पे रीड रोते हुए वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि देखो, मैं सबको ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे एक बार ये सैंपल मिल जाए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे सू स्टॉर्म बोलती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो सब लोग मर चुके हैं? लेकिन हम अचानक देखते हैं कि जब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं रीड रिचर्ड, तो वहाँ पे उनके सामने एक फोर्स फील्ड आ जाती है। तो रीड रिचर्ड को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। लेकिन जब वो पीछे सू स्टॉर्म की तरफ देखते हैं तो वो बोलती है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो सब लोग मर चुके हैं? तुम्हें हमेशा से चाहत होती है कि तुम उस चीज़ को देखो जो अंधेरे के अंदर है, और वेल अब तुम देख ही चुके हो कि उस अंधेरे के अंदर क्या है। और हम देखते हैं कि वो शील्ड जो है सू स्टॉर्म ने बनाई होती है, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी के अंदर चेंज हो चुकी है। और बोलती है अपनी सर उठाते हुए कि अब अच्छी तरह से देखो, मेरी तरफ आओ रीड, और अच्छी तरह से देखो। और वहीं पे हम शिफ्ट होते हैं रोडी के पास, जो कि बोलता है कि कैप्टन, आपके पास बहुत ज़्यादा इंटरफेयर्स है, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे लिए बताइए क्या ऑर्डर्स हैं। लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे रहा था। तो रोडी अपना मास्क पहनते हुए बोलता है कि बस बहुत हो गया कैप्टन, मैं अंदर आ रहा हूँ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि थॉर गैलेक्टस के मुंह से निकलता है। तो रोडी बोलता है कि ओह थैंक गॉड, शुक्र कोई तो आया। थॉर, आखिरकार वहाँ पे अंदर हो क्या रहा है? क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि थॉर जो है अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है और उसके पीछे ग्लैडिएटर, कैप्टन मार्वल और भी सुपर हीरोज इनकी शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और वो थॉर आता है, सीधा वॉर मशीन के अंदर घुसता है, जिससे उनका पूरा का पूरा जहाज वो जल के राख हो जाता है। साइंस जो है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप प्लान कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप समझ भी नहीं सकते हैं। और स्पेस भी एक ऐसा अल्टीमेट वेरिएबल है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता।
और इसी तरह हम अर्थ के ऊपर शिफ्ट होते हैं येंसी स्ट्रीट के ऊपर, जहाँ पे स्पाइडरमैन जो है फ्रैंकलिन, रिचर्ड और वैलेरिया के साथ बैठ के बातें वगैरह कर रहा होता है। और वो लोग बेसिकली यही बातें कर रहे होते हैं कि स्पाइडरमैन को वो लोग यहाँ पे छोड़ के गए हैं ताकि वो लोग इनके ऊपर नज़र रखे, और वो अपनी नॉर्मल बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और वहीं पर अचानक हम देखते हैं कि आसमान के अंदर कोई चीज़ चमकती है। तो फ्रैंकलिन उठते हुए बोलता है कि गाइस, क्या तुम लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है मुझे। अब वहीं पे स्पाइडरमैन और वैलेरिया आपस में बहस कर रहे होते हैं कुछ वेरिएबल्स के ऊपर। तो वहीं पे वैलेरिया बोलती है कि चलो ठीक है, हम इस बारे में देखेंगे, क्योंकि कभी अगर हमें दुनिया का एंड या इस यूनिवर्स का एंड देखने को मिला तो हमें इन सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे जिनकी हमें तलाश है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके जवाब बहुत ज़्यादा स्कैरी होने वाले हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली स्पेस से जो एक चीज़ आगे गिर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि गैलेक्टस की ज़ॉम्बिफाइड बॉडी होती है, जो कि अब अर्थ के ऊपर आके गिर रही है। टू बी कंटिन्यूड।